हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 में एनवायरनमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की इस क्लास में हम 100 से ज्यादा एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एनवायरनमेंट में सोचना नहीं पड़ेगा, यहां से आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक तरीके से मैराथन होगी, एक तरीके से एनवायरनमेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। निसर्ग, रेनू, रोहित, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? स्टार्ट करें। यूजीसी नेट पेपर 1 एनवायरनमेंट का टॉपिक है हमारे सामने और यहां से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं जल्दी आप लोगों को आगे लेकर जाती हूं जहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ यहां पे टॉपिक है जिनको जानना जरूरी है, जैसे कि एसडीजी। अगर आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछा जाए, किसने लॉन्च किया था? अगर आपसे पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम एसडीजी कहते हैं, किसने लॉन्च किया था? भक्ति, किसने लॉन्च किया था एसडीजी? तो एसडीजी को लॉन्च किया था यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने। कौन सी ईयर में किया था? 2015 में। इसमें कितने गोल और कितने टारगेट हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में हो सकता है कि एसडीजी जो है किसने स्टार्ट किया था, और दूसरे वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 में आ सकते हैं कि इसमें इतने गोल और इतने टारगेट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके सामने है कि एसडीजी को यहां से पढ़ के आंसर बताते जाइएगा, ठीक है। तो एसडीजी को लॉन्च किया यूएन ने, ईयर था 2015, 17 गोल, 169 टारगेट। उसके अलावा टाइम फ्रेम था, यानी कि जो कितने समय में इसको कंप्लीट करना था, 2015 से 2030 तक। टू एंड पॉवर्टी, improve health and education, reduce inequality, tackle climate change। इसमें जैसा कि इन्होंने बोला 17 गोल थे। कौन कौन से थे? नो पॉवर्टी। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ सकता है कि मान लीजिए गोल नंबर 5 मैचिंग में गोल नंबर 5 कौन सा था, गोल नंबर 7 कौन सा है, गोल नंबर 1 कौन सा है, या जो पॉवर्टी है वो कौन से गोल में आती है। इस तरीके से क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन यही होंगे, घुमा के पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे गोल याद कर लीजिए। सबसे पहले गरीबी हटाओ, सबसे पहले नो पॉवर्टी। जब गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा? जीरो हंगर होगी, यानी भूख हमारी मिट गई, गरीबी हट गई, पैसे आ गए, हमने क्या करी? भूखमरी को हरा दिया। हम भूखे नहीं मर रहे हैं तो क्या होगा? हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम अच्छा जीवन जिएंगे। जब हमारे पास खाने पीने की सुविधा होगी, जो है हमारी जीरो हंगर होगी, तो क्या होगा? हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो तुम्हारा दिमाग किस पे जाएगा? क्वालिटी एजुकेशन पे, कि अब कुछ पढ़ लिया जाए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी आती है, यानी समानता आती है। जब इसमें आती है फिर क्या आएगा? क्लीन वाटर सैनिटेशन 6 नंबर पे। जब हम क्लीन वाटर की तरफ जाते हैं तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जाते हैं। जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं। फिर इंडस्ट्री हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आएगा? इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर आता है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट में आता है पार्टनरशिप। हाँ, अभी हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एसडीजी 2015 में आया, 17 लक्ष्य थे, 169 उपलक्ष्य थे, यानी जो टारगेट थे 2015 से 2030 तक के लिए गरीबी समाप्त करना, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार, असमानता में कमी करनी और जलवायु परिवर्तन से निपटना था इसका उद्देश्य। उसके अलावा यहाँ पर ये इसके लक्ष्य हैं, जिसमें आपका पहला है गरीबी हटाओ, गरीबी समाप्त करो, भूख समाप्त करो, अच्छे स्वास्थ्य कल्याण, गोल नंबर 3 में। गोल नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। फिर आएगा लैंगिक समानता। 6 नंबर पे है स्वच्छ जल, स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। आ गया आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उद्योग, नवाचार, आधारभूत संरचना आएगी, असमानता में कमी होगी। टिकाऊ शहर समुदाय होंगे, जिम्मेदार उपभोग। शहर समुदाय है तो उपभोग और उत्पादन होगा, ठीक है।
फिर जलवायु परिवर्तन पे कार्रवाई, अगर क्लाइमेट चेंज आ जाए, गोल नंबर 13। जल के नीचे जीवन, गोल नंबर 14। पृथ्वी पर जीवन 15। शांति, न्याय, सशक्त संस्थान 16 और लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी, गोल नंबर 17। उसके बाद एसडीजी को समाप्त करने के बाद फिर आता है हमारा एमडीजी। अब ये एमडीजी जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, जो ये एसडीजी से पहले आया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा आया 2000 में। इसका जो टाइम फ्रेम है 2000 है। एसडीजी का टाइम फ्रेम क्या था, पूछा जा सकता है, 2015 से 2030। एसडीजी इसके बाद में आया था, ठीक है। पहले आया एमडीजी 2000 से 2015, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तुरंत हमारा एसडीजी स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें कितने गोल हैं, 8 गोल हैं। कौन कौन से गोल हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर, सेम चीज, प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इंपावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मॉरलिटी। ये वाला हमेशा पूछा जाता है एमडीजी में कि अगर हमें चाइल्ड मॉरलिटी को रिड्यूस करना है तो कौन सा गोल आएगा, 4। मैटरनल हेल्थ इंप्रूव, गोल नंबर 5। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया, अदर डिसीज, तो 6। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, 7। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। देखो वहीं के ही जो चीजें हैं उसी को ही एसडीजी में आगे बढ़ाया गया है, तो इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है, रट लेना है, हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो। तो आपका एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में स्टार्ट हुआ। लक्ष्य था प्राप्ति का 2015। 8 लक्ष्य थे, जिसमें गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरण और गिरावट, इन सब से निपटना था। पहले में गरीबी भुखमरी को समाप्त करना। दूसरा प्राथमिक शिक्षा, भाई गरीबी हट गई, भुखमरी हट गई, अब हम किस पे जाएंगे, शिक्षा पे जाएंगे। शिक्षा मिलेगी तो हमें लैंगिक समानता बढ़ेगी, महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। बाल मृत्यु दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, 4 और 5 नंबर। 6 पे आपका HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों से लड़ना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और वैश्विक विकास साझेदारी बनाना। अच्छा, जो भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं टेलीग्राम के थ्रू, कितने लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं? आज जरा वो लोग जरा थम्स अप कर दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट, अभी एसडीजी हमने आपको पढ़ाया, एमडीजी पढ़ाया, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, जो इस समय एग्जाम में आ रहा है। तो ही हम बताइए जल्दी से कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये जो पीडीएफ है इसको पढ़ते हैं सच में उठा करके। कितने लोग हैं, एक बार थम्स अप कर दीजिए। पढ़ते हैं अर्चना, भक्ति पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यानी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर हाँ पीडीएफ नहीं डाला है स्नेहा, आज कंप्लीट कर देंगे उस पे, ठीक है, आज उसको कंप्लीट कर देंगे हम, जो भी रह गई हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु। अभी आपने रिसेंटली भारत पाकिस्तान वॉर के बारे में सुना होगा, सुना था ना, तो वहां पर भी न्यूक्लियर से रिलेटेड बातें हो रही थी कि परमाणु बम ना गिरा दे, टेस्टिंग हो रही थी, अलग अलग चीजें थी, किससे जुड़ी थी, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी थी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन स्पेशली व्हेन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल जनरली कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल है, ये कैसा है, इन न्यूक्लियर नॉन रिन्यूएबल है। अगर हम बात करें ये किस में आता है, पिंक हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन पढ़ाए थे ना, हाइड्रोजन के टाइप्स, तो पिंक हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा है। नॉन रिन्यूएबल है बट लो कार्बन है। एडवांटेज क्या है, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, हाई एनर्जी आउटपुट है, रिलायबल बेस लोड एनर्जी सोर्सेस है। लेकिन डिसएडवांटेज है, क्यों, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे चेरनोबिल फुकुशिमा घटना हुई, रेडियो एक्टिव वेस्ट हुआ और हाई सेटअप कॉस्ट हुआ। परमाणु विखंडन या संलयन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा, जिसे कि विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैसा है, ये गैर नवीकरणीय है लेकिन कम कार्बन उत्सर्जन वाली है, कम कार्बन उत्सर्जन करती है, बहुत कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती है। उच्च ऊर्जा उत्पादन, सबसे ज्यादा ऊर्जा यहां उत्पन्न की जा सकती है, विश्वसनीय सोर्स में आता है आपका। तन्वी थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। परमाणु
दुर्घटना का खतरा रहता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट बनता है और उच्च प्रारंभिक लागत आती है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी से कंटिन्यू यहां से क्वेश्चन आया था। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, या इसके डिजास्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन सी घटना हुई है और कौन कौन से ईयर में, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वेज में इसको लगाने की बात हुई। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर इन्वायरमेंट हजार्ड्स, पर्यावरणीय आपदाएं, नेचुरल और ह्यूमन मेड थ्रेट दैट नेगेटिवली इंपैक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। नेचुरल और मैन मेड हजार्ड, ऐसी आपदाएं जो प्रकृति से स्वयं होती हैं और ऐसी जो मानव जनित होती हैं। तो फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, कभी कभी पूछा जाता है कि प्राकृतिक आपदा। अच्छा चलिए अब ये बताइए, जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित? भूकंप इस समय कंटिन्यू आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो ये कैसी आपदा में आएगा? कौन बताएगा? प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल हजार्ड, और जो मानव जनित है यानी कि इंसान की वजह से हो रही है, प्राकृतिक आपदा है। सोशल जर्नी बिल्कुल सही, प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा में कौन सा है? फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन। इसको टाला नहीं जा सकता, नेचुरल हजार्ड जो इसको टाला नहीं जा सकता। मैन मेड हजार्ड कौन सी है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर लीक हो गया। प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरे जो पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, प्राकृतिक बाढ़, भूकंप, चक्रवात। मानव निर्मित औद्योगिक दुर्घटनाएं, प्रदूषण, परमाणु रिसाव। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन बताएगा? इसको देख के क्या याद आ रहा है, बता सकते हैं ये क्या चीज है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट में यहां से भी इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं। और याद रखना, अगर आज की ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं है कि एनवायरमेंट में क्या पढ़ना है। तो विंड एनर्जी, एनर्जी हार्नेस फ्रॉम विंड यूजिंग टर्बाइंस, कैसी है ये? रिन्यूएबल एनर्जी है और क्लीन एनर्जी है। अगर आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाए, जो कि इस समय पूछा जा रहा है, किसका? विंड एनर्जी में लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है? क्रोनोलॉजी में तो सबसे पहले आएगा चीन, सबसे पहले नंबर 1 पे चीन, दूसरे नंबर पे यूएसए, थर्ड पे आएगा जर्मनी, 4 पे आएगा इंडिया। विंड एनर्जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है आपके सामने, आता है कि नहीं आता? क्रोनोलॉजी लगाइए, CO2 का क्रोनोलॉजी लगाइए, विंड एनर्जी लगाइए, इन सब का। तो वही चीज है, इनको आपको यहां पर समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इस समय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियर एनर्जी, तो कौन कौन सा है, सीक्वेंस लगाना होगा। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे कौन है? नंबर लास्ट में कौन है? क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है ये। चाइना, यूएसए, जर्मनी, इंडिया, बिल्कुल सही विशाल। रिन्यूएबल एनर्जी है, नो एयर पॉल्यूशन, इससे एयर पॉल्यूशन नहीं होती है, इन्फिनिट सोर्स है। रेगुलर विंड स्पीड, इसके डिसएडवांटेज है इररेगुलर विंड स्पीड, हमें नहीं पता कि विंड स्पीड कैसी होगी। लैंड एंड नॉइज इश्यूज, पावर टरबाइन की सहायता से हवा से प्राप्त ऊर्जा, नवीकरणीय और स्वच्छ। मुख्य उत्पादक है चीन, अमेरिका, जर्मनी और भारत। वायु प्रदूषण नहीं होता है, असीम स्रोत है। हवा की गति अनियमित रहती है, तो थोड़ा सा वहां पे इसकी हानि है। भूमि और ध्वनि से जुड़ी समस्याएं होती है। और जनरली क्या होता है, ये ऊंचाई पे लगाया जाता है। कहां पे लगाया जाता है? ऊंचाई पे लगाया जाता है, जिससे कि इसको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। फिर ये क्या चीज है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या आता है? एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पैनल्स। ये एनर्जी कैसी है? रिन्यूएबल है, अबेंडेंट है एंड क्लीन है, कभी ना खत्म होने वाली। सूरज है, राधे राधे बेटा, ठीक है। सोलर एनर्जी कैसी होती? सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है इस समय। अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, तो पता होना चाहिए हमें इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या है। फिर इंडिया का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
सस्टेनेबल है, लो मेंटेनेंस है, डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। अगर सन मान लीजिए किसी रीजन से वेदर खराब होने की वजह से नहीं निकला तो वहां पर क्या होगा, सोलर एनर्जी नहीं आएगी। हाई इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में आपको इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई आ सकती है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा जिसे सोलर पैनल से विद्युत में बदला जाता है। एक ये सोलर हो गया, एक हो गया सोलर कुकर, आपने सुना होगा। तो सोलर कुकर भी आता है एग्जाम में। सोलर कुकर क्या है, जहां पानी को हम प्यूरिफाई करते हैं, गर्म पानी जो होता है उसको जो है सोलर की एनर्जी से उसको प्यूरिफाई करते हैं। जैसे गर्म पानी को हम वो पानी को बॉयल करते हैं ना, सेम सोलर कुकर का इस्तेमाल होता है। नवीकरणीय, प्रचुर और स्वच्छ भारत की पहल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सतत ऊर्जा रखरखाव कम होता है। सूर्य के प्रकाश पर निर्भरता, शुरुआती लागत अधिक होती है। अब एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, कॉप समिट। कॉप का फुल फॉर्म कौन बताना चाहेगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्गेनाइज बाय। कॉप समिट कौन ऑर्गेनाइज करता है? UNFCCC। इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका पर्पस क्या है? रिव्यू, एसेस एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। कॉप समिट, रिसेंट कॉप समिट कौन सी है? अभी हुई थी कॉप 26। कब हुई थी? 2021 में। कॉप 27 हुई 2022 में और कॉप 28 हुई 2023 में। क्यों हुई थी? कॉप 26 हुई ग्लासगो में नेट जीरो टारगेट को पूरा करने के लिए। कॉप 27 हुई इजिप्ट में लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। और कॉप 21 ग्लोबल स्टॉक टेक क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों की समीक्षा के लिए। अभी हाल में कॉप 26, 27, 28 हुई हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, किसके किसके लिए हुई? अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा कॉप हुआ है, कौन सा कॉप समिट हुआ है? तो कॉप 26। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। जरा थम्स अप कर दीजिए जिनको समझ में आ रहा है। कॉप 29 रंजू कहां पे हुई है? अजरबैजान। अभी उसके बारे में भी बताएंगे। अभी तक जिसको समझ में आया वो जरा एक बार कंफर्म करो जरा। समझ में आया यहां तक की? चलिए ठीक है, पढ़ेंगे पीडीएफ, अभी मिलेगी, पढ़ना है। तो इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन का, कब तक पूरा करने की बात हुई है? जल्दी से बताएंगे। इंडिया टारगेट नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, 2017 में पूरा करने की बात हुई है। नेट जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसे हम कहते हैं लाइफ, इंडियन इनिशिएटिव प्रमोटेड बाय पीएम मोदी एट कॉप 26। कॉप 26 में लाइफ को प्रमोट किया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो टारगेट था इंडिया में 2023, इंडिया 2030, ये याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर मत कहिएगा कि सामने था क्वेश्चन हमने नहीं किया। फिर आया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बाद पीएम सूर्य घर योजना, रूफटॉप सोलर स्कीम फॉर हाउस होल्ड 2024, ग्लोबल मीथेन प्लस। ग्लोबल मीथेन प्लस कब आया? इंडिया नॉट साइन येट, अभी तक इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया है ग्लोबल मीथेन प्लस पे। आईएसए का जो अगर हम बात करें, आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो ये सारे कहां से आ रहे हैं? कौन सा? अच्छा 2017 बोल रहे हैं, गलत है। अच्छा 2070 है, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, करेक्ट कर लो।
गर्मी बहुत है भाई मेरे, अपने आप करेक्ट कर लिया करो। सामने सामने है आपके सामने 2017 2070, ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ को प्रमोट किया पीएम मोदी COP26। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े कुछ यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन है, चलो एक बारी जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देते हैं। पहला है कि 2025 में किस टेक कंपनी ने एलिमेंटल पावर के साथ परमाणु साइट्स विकसित करने के लिए साझेदारी की। क्योंकि ये वन लाइनर है इसलिए जल्दी जल्दी इसको करिएगा, ठीक है। गुरुग्राम में है ISA का हेडक्वार्टर। तो गूगल ने 2025 में किस टेक कंपनी ने एलिमेंटल पावर टू डेवलप न्यूक्लियर साइट्स इन 2025? गूगल। What is the expected power output of each nuclear site developed by Google and elemental power? 600 मेगावाट। गूगल और एलिमेंटल पावर द्वारा विकसित प्रत्येक परमाणु साइट की अपेक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। 2025 में किस देश ने अपने पहले छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू किया? कनाडा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2025 में वैश्विक परमाणु विद्युत उत्पादन का अनुमानित रिकॉर्ड क्या है? इतिहास में सबसे ज्यादा। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिकॉर्ड फॉर 2025? हाईएस्ट इन हिस्ट्री। 2025 में किस अमेरिकी प्रशासन ने परमाणु संयंत्र निर्माण में तेजी लाने के आदेशों पर विचार किया? ट्रंप प्रशासन ने। दो 2025 में कौन सा देश अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता करना चाहता है? सऊदी अरब। आपको पता है करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये आपके जो भी करंट अफेयर आते हैं रिलेटेड टॉपिक से आते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट कौन सी नई इनिशिएटिव्स आई हैं वो चीज आती है एग्जाम में, ठीक है। तो वहीं आपका ये करंट अफेयर भी कंप्लीट होता जा रहा है। 2025 में अमेरिका में ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए यूरेनियम को बढ़ावा देने वाला अधिनियम कौन सा है? तो सही आंसर है यूरेनियम फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस एक्ट। 2025 में अमेरिका में ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए यूरेनियम को बढ़ावा देने वाला अधिनियम यूरेनियम फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस एक्ट। 2025 में कौन सी प्रयोगशाला परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम पिट्स का उत्पादन करने की तैयारी कर रही है? पढ़े हुए ये क्वेश्चन किसी ने? किस किस ने ये क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं? जरा एक बार कंफर्म कर दो जरा। लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन 2025 में प्रति पाउंड यूरेनियम की अनुमानित कीमत कितनी होगी? $90 to $100। दो 2025 में किस अमेरिकी कंपनी ने 10 साल का 840 मिलियन का परमाणु ऊर्जा अनुबंध हासिल किया है? कंस्टलेशन ने। सोनम, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लो, क्योंकि यहां से करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे? ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 मुक्ता ने कहा है CO2। यहां पर कहा है वाटर वेपर। हालांकि वाटर वेपर को कई जगह पे ग्रीन हाउस गैस नहीं माना गया है। सही आंसर है वाटर वेपर। एक है यूएस में, आई थिंक वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं माना गया है वाटर वेपर में, तो यहां पर वाटर वेपर सही आंसर है। ऑल्दो नॉट रेगुलेटेड, वाटर वेपर इज द मोस्ट अबेंडेंट GHG ग्रीन हाउस गैस।
क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर 100 years? क्वेश्चन नंबर 2, पूरा का पूरा एनवायरमेंट आज कंप्लीट हो जाएगा आपका एक ही पीडीएफ में। 100 वर्षों की अवधि में किस ग्रीन हाउस गैस का GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज अ GWP ऑफ अराउंड 23,500 ओवर 100 years। SF6 डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का GWP क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। सही आंसर है 1। CO2 is used as the baseline gas for GWP। करेक्ट आंसर है 1। GWP क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो वो है ओनली 1, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। 100 वर्षों में मीथेन का GWP CO2 की तुलना में कितने गुना होता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर है बी, 25 टाइम मोर पोटेंट देन CO2। 25 करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, मीथेन हैज 25 GWP नहीं 25 अगर हम बात करें गुना ज्यादा है किससे? CO2 की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा जो स्रोत कौन सा क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी प्रोडक्शन। Burning fossil fuels for energy releases the most GHG। एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? एनर्जी प्रोडक्शन। बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी रिलीज द मोस्ट GHG। नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से किस सोर्स से उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजर। नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से किस सोर्स से उत्सर्जित होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ ली आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये समझ लो आप। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है? CO2, O2, CH4, N2O। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है बी, O2। ओजोन, GWP इज कैलकुलेटेड ओवर विच स्टैंडर्ड टाइम पीरियड? GWP को जो कैलकुलेट किया जाता है किस समय अवधि के लिए? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है डी, 100 ईयर्स। GWP किस मानक समय अवधि के लिए गणना की जाती है? 100 वर्षों के लिए।
किसका GWP सबसे कम है? CO2, CH4, N2O, SF6। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CO2। किसका GWP सबसे कम है? CO2। CO2 का कितना था? 1। CO2 का कितना GWP था? 1 था। विच प्रोटोकॉल रेगुलेट ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? ग्रीन हाउस गैसेस को देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैसेस को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। N2O का GWP कितना होता है? 1 किसका होता है? आपका उसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो N2O का कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आंसर देखिए, C, 298। ओ भाई साहब, N2O का GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है? 298 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी ग्रीन हाउस गैस रेफ्रिजरेशन में उपयोग की जाती है और उसका GWP अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 12, अब रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन आती है। अगर मोटिवेशन आ गई तो सोचो, अभी ये 5 क्वेश्चन देख रहे हो, 100 क्वेश्चन और करवा देंगे, तो सोचो आपको एनवायरनमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी शीट को पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12, HFC। HFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 फुल फॉर्म भी बताते चलिए। किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया? किसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया? राधा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल सही जवाब, पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया किसने? पेरिस एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है लेकिन प्रभावशाली वार्मिंग करती है? क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक है, बहुत कम समय तक रहती है, जलवायु प्रदूषक है लेकिन प्रभावशाली वार्मिंग करती है? क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर बी, मीथेन, CH4। निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक और मानव जनित दोनों रूपों में पाई जाती है? नेचुरली मतलब प्राकृतिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित। याद रखना, अगर एंथ्रोपोजेनिक लिखा हो हजार्ड तो समझ जाना मानव जनित की बात करी गई है। जय श्री राम। शैली आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी गैस नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिक दोनों में पाई जाती है? 15 का सही आंसर ए, CO2। सही आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब। कौन सी ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत की कमी के लिए भी जिम्मेदार है? ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? बहुत खूब यार, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। कोई बात नहीं रहनुमा बेटा, अभी क्वेश्चंस और बाकी हैं, आंसर करते चलो। विच GHG इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन? 16 का सही आंसर ए, N2O। N2O इसका GWP देखा था ना अभी, 200 से ऊपर था, CO2 का 1 था, तो ये सबसे ज्यादा है N2O नुकसान वाला।
क्वेश्चन नंबर 17, समीक्षा लेट आए हो, अब आप आंसर करोगे। आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 17, जो लेट आता जाएगा उसको आंसर करने को बोला जाएगा भाई पहले, इसीलिए आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। सही आंसर है बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 18, जीडब्ल्यूपी मापने की इकाई कौन सी है? जीडब्ल्यूपी मापने की इकाई, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मापना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव टू CO2। याद रखना, मान लो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो ये याद रहना चाहिए कि CO2 से रिलेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोरीन युक्त गैस मानव निर्मित होती है और उनका क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन नंबर 19। फ्लोरीन यानी फ्लोरेटेड गैसेस आर मैन मेड एंड हैव वेरी हाई GWP। ये मानव ने सबसे ज्यादा, मेरे को लग रहा है, पॉल्यूशन सारा फैला रखा है। वेरी हाई GWP, फ्लोरीन युक्त गैसें मानव निर्मित होती हैं और उनका क्या प्रभाव होता है? वेरी हाई GWP। Which gas is primarily responsible for acid rain but not a GHG? आंसर करते चलिए। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 ऑप्शन नंबर ए अम्लीय वर्षा का कारण है। अच्छा, एक चीज और है जो एग्जाम में इस समय पूछी गई है और आपको भी इसके बारे में पता होगा, जो कि कंटिन्यू आया है, प्रमुख परमाणु दुर्घटनाएं वर्षानुसार। परमाणु दुर्घटनाएं पूछी गई थी इस बार भी आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा यहां से आप लोग इसको जरा ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए हिरोशिमा नागासाकी जापान में हुआ था, कब हुआ था? 1945, क्योंकि मैचिंग में आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने सारी के सारी आप लोगों के लिए पूरा, कहते हैं ना, मैचिंग में अगर आ जाए, क्रोनोलॉजिकल में आ जाए तो सब कर लोगे। तो ईयर दिया हुआ है, प्लेस एंड कंट्री दिया है, नेम ऑफ इंसिडेंट है, कॉज और उसका इम्पैक्ट। ठीक है, 1945 में हिरोशिमा नागासाकी घटना हुई, क्यों हुई? एटॉमिक बॉम्बिंग की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए केल्स्टम डिजास्टर कब हुआ? 1957 रशिया में हुआ। विंड स्केल फायर इस बार भी आया था। विंड स्केल फायर कहां हुआ है? यूके, 1957। फायर इन अ प्लूटोनियम। 1979 ये वाला भी मैचिंग में आया था। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट कहां हुआ था? यूएसए, रिएक्टर कोर मेल्ट डाउन ड्यू टू कूलेंट फेलियर। चेरनोबिल घटना यूक्रेन, 1986 में हुई चेरनोबिल घटना, रिएक्टर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग सेफ्टी टेस्ट। 1999 में तकाएमुरा जापान, क्रिटिकली एक्सीडेंट हुआ था, हैंडलिंग एरर इन अ फ्यूल प्रिपरेशन। फुकुशिमा डाइची जापान में 2011 में हुआ था, अर्थक्वेक और सुनामी ने डैमेज किया था कूलिंग सिस्टम। 2023 में, ओ भाई साहब क्या क्या नाम लिखा है, यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, उस समय न्यूक्लियर प्लांट अंडर थ्रेट आया था, ये वाला 2023 में। याद रखिएगा चेरनोबिल और फुकुशिमा घटना के बारे में। चेरनोबिल 1986 में हुई, फुकुशिमा जापान में हुई 2011 में।
यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो चेरनोबिल घटना हुई थी ह्यूमन एरर की वजह से हुई थी, मानव गलती की वजह से हुई थी। फुकुशिमा नेचुरल डिजास्टर यानी भूकंप और सुनामी आ गए थे जिसकी वजह से फुकुशिमा घटना हुई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकृति की वजह से हुई, कौन सी ऐसी घटना है जो मानव की वजह से हुई। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर एक और चीज आती है एनवायरमेंटल क्रोनोलॉजी ईयर वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता है कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया पीडीएफ है। अगर आपसे पूछा जाए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था भारत में? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण निवारण एक्ट जो आया था 1974। अच्छा, कितने लोग पढ़ रहे हो स्क्रीन पे और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया छोड़ो अब ये तो बाद में करेंगे, पहले रील देख लेते हैं? कितने लोग अभी भी इसको पढ़ रहे हैं और कितने लोगों ने अभी उसको बदल दिया है, चैनल बदल दिया है कि भाई छोड़ो अभी का, अभी क्या है ना अपन थोड़ी रील देख लेते। इतना कौन पढ़ेगा भाई? एक चीज बता दूं, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम इजी मत समझना। एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में यही चीज सामने आएगी, चाहे वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो, आपसे पूछा जा सकता है कौन से ईयर में हुआ, तो ईयर वाइज। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो चीज आज आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे न्यूक्लियर घटना हो, क्रोनोलॉजी, यहां पर एनवायरमेंट क्रोनोलॉजी, ये कहीं है आपकी किसी बुक में है? किसी भी बुक में आप लोगों के पास, सबके पास कुछ ना कुछ होगा मटेरियल, किसी भी एक मटेरियल में आपकी न्यूक्लियर घटना, आपके एमसीक्यूज, एनवायरमेंट क्रोनोलॉजी, ये सारी चीजें हैं? कहीं भी नहीं है। और तब भी आप लोग हमें लाइक नहीं करोगे, लाइक एक भी नहीं। लाइक मुश्किल से उतने ही होते हैं जब तक कहो नहीं, कोई लाइक ही नहीं करता। तो भाई अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपनी तरफ से लाइक शेयर कर दिया करिए, कहीं भी नहीं है भाई ये मेरे। और ये पूरी चीजें एक पीडीएफ में है, यानी आपको एग्जाम देने जाना है, आप उससे 2 दिन पहले इसका पीडीएफ निकलवा लेना, पीडीएफ निकलवाने के बाद पढ़ लेना, पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वाटर प्रिवेंशन 1974, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1980। थैंक यू रोहित। ठीक है, एयर प्रिवेंशन, अगर वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना था? 1981। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF की स्थापना, पर्यावरण वन मंत्रालय कब बना? 1985। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1986। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांसेस, ओजोन परत क्षय के पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना? 1988 में। अर्थ समिट, जिसे हम रियो डी जेनेरियो भी कहते हैं, UNCED 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल 92, ये आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्ट हुआ था 1997 में। अगर आपसे पूछा जाए जोहान्सबर्ग अर्थ समिट, तो इसको रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है, जोहान्सबर्ग का पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स 2005। पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। SDG आया 2015 में, अडॉप्ट किया गया था SDG। 2016 में इंडिया रेटिफाइड पेरिस एग्रीमेंट, भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि की। 2021 में ग्लासगो COP26 समिट हुआ था, जलवायु सम्मेलन। 2023 में COP28 हेल्ड इन UAE, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था COP28। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं एनवायरनमेंट की घटना से रिलेटेड। अब लिस्ट ऑफ कॉप समिट, जनरली कॉप से इस बार क्वेश्चन आया है। इस बार जो चीज आई है ना एग्जाम में, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, उसी चीज को हमने फॉलो किया है। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वही क्वेश्चन आज की पीडीएफ में है। तो कॉप सम्मेलन 1995 से 2023 तक की
पहला कॉप समिट अगर पूछा जाए तो बर्लिन जर्मनी में हुआ 1995 में, दूसरा 1996 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कॉप 3 1997 क्योटो जापान, 4 1998 अर्जेंटीना, कॉप 5 बोन जर्मनी, किसके लिए? टेक्निकल डिस्कशन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, अगर आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से कॉप में या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में अडॉप्ट किया गया, तो कॉप 3 में। ठीक है, तो ये कंटिन्यू। दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन किस में हुआ था? कॉप 8 में। क्योटो प्रोटोकॉल इन फोर्स आया 2005 मॉन्ट्रियल कनाडा, कॉप 11 में। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना आप लोगों के लिए। कोपेनहेगन, दोहा आपका कतर 2012, कॉप 18। पेरिस एग्रीमेंट, ये अभी आपके जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन से कॉप समिट में आपका पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था? कॉप 21 में। पेरिस नियमावली की शुरुआत की गई माराकेश मोरक्को 2016, कॉप 22 में। इंपॉर्टेंट पढ़ लो जिसको ऑलरेडी यहां पे हाईलाइट किया गया है, जैसे ग्लासगो क्लाइमेट 2021, लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश 2022 में। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक फोकस ऑन फॉसिल फॉयल 2023 में। उसके अलावा कॉप 29 शेड्यूल थी आपकी बाकू अजरबैजान 2024, 2024 में अजरबैजान में होनी थी कॉप 29। उसके बाद क्रोनोलॉजी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे क्रोनोलॉजी है भाई। 1850 से 1900 लीडिंग CO2 इमिटिंग कंट्री, पूरा भाई साहब कितना लंबा। अगर हम अभी की बात करें 2020 की बात करें तो CO2 इमिशन में सबसे पहले कौन है? चाइना है। चाइना की बात USA है और फिर है इंडिया। CO2 इमिशन में अगर क्रोनोलॉजी आ जाए तो क्रोनोलॉजी में नंबर 1 2020 की बात कर रही हूं मैं। 2006 में आपका ये चाइना ही था, अभी भी चाइना है। उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स थे नंबर 1 पे। ठीक है, अभी चाइना, USA, इंडिया। शहरीकरण, कोयला उपयोग और परिवहन को जिम्मेदार बताया गया CO2 इमिशन के लिए। शीर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन से हैं एनुअली? तो चाइना, अगर आपके सामने आ जाए क्रोनोलॉजी, चाइना 30% लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है, USA 13% हाई पर कैपिटा इमिशन है, इंडिया 7% रैपिड डेवलपमेंट एनर्जी डिमांड, रशिया 5%, जापान 3%, जर्मनी 2%। ग्लोबल इमिशन CO2, अगर आपको ये परसेंटेज पता होंगे तो आराम से CO2 इमिशन निकाल लोगे कि उत्सर्जक प्रोड्यूसर नंबर 1 पे चाइना, दूसरे पे USA। अगर परसेंटेज वाली मैचिंग आ गई तो भी आपके सामने परसेंटेज है, चाइना 30%, USA 13%, इंडिया 7%, रशिया 5%, जापान 3%, जर्मनी 2% और ईरान 2%। सबसे ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर कौन है? चाइना है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र का क्रोनोलॉजी टिल 2025। 1947 के समय में कितनी हमारी पावर एनर्जी थी? फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे था? भाखड़ा नांगल में 1954 फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट। NTPC 1959 में जो है स्टार्ट हुई थी। भेल कब आई थी? 1969 में। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1984। पोखरण 2 1998। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया था? 2003 में। NAPCC 2008 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014। उदय स्कीम फॉर डिस्कॉम 2015। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट पर कब यहां पर हस्ताक्षर किए थे? 2016 में।
100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% गांवों का विद्युतीकरण की बात कही थी 2017 में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2018, मुख्यालय भारत गुड़गांव। कुसुम स्कीम फॉर सोलर पंप के लिए जो कुसुम स्कीम थी 2019 में आई। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2021, अब ये बताओ, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो, है कि नहीं है इंपॉर्टेंट? कहीं भी नहीं है, बट एग्जाम में दे रहे हैं। सोचो जरा कि ये कंटेंट बनाने के लिए कितना मतलब सोचना पड़ रहा है कि कहां कहां से क्या क्या चीज उठा के आपको दी जाए। 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2022। इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर 2023 में। 2025 का टारगेट है 500 GW यानी गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एज पर COP26 प्लेज। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य COP26 के अनुसार। वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 2025 का डेटा। तो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें तो कहां से होता है? सबसे ज्यादा हमारे को इलेक्ट्रिसिटी किधर से आती है? सबसे ज्यादा हमें मिलती है थर्मल, कोल, गैस, डीजल 55%। फिर आती है हाइड्रो से 11%, क्रोनोलॉजी आ गई ये भी। न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है? 1.7%। सोलर का इस्तेमाल सिर्फ 18% होता है। एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है किससे होता है, और हम लोग लिख देते हैं वहां पे हाइड्रो, या हम लिख देते हैं सोलर। लेकिन एक्चुअली में क्या है, सीक्वेंस ये है, सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी, फिर हाइड्रो एनर्जी, फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी, और फिर आपका सोलर एनर्जी। सबसे ज्यादा कितना? 55%। अगर हाइड्रो पूछा जाए तो 11%, सबसे ज्यादा थर्मल के बाद सोलर के बाद हाइड्रो, और सबसे लास्ट में 1.7, यानी अभी भी हम न्यूक्लियर एनर्जी में 1.7% ही हैं। ठीक है, फिर विंड एनर्जी कितना है? 9%। अदर बायोमास स्मॉल हाइड्रो ओनली 5%। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग करेंगे 100 लगातार रैपिड फायर 100 MCQs। कितने लोग तैयार हैं जरा एक बार बताओ। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, अब उसके बाद 100 MCQs करेंगे विदाउट टाइमिंग, टाइमर नहीं लगाऊंगी मैं। फटाफट आप लोगों ने आंसर करना है। कितने लोग करना चाहते हैं जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए और स्टार्ट करें। आई एम ऑल रेडी। चलिए भाई, आई एम ऑल रेडी तो मी ऑल्सो रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इनमें से कौन सा एक अपनुयोज्य संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट। अब ये समझ लो वंदे भारत बन गई है अपनी ट्रेन, रुकने वाली नहीं है। फटाफट आंसर, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करो। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो सकता है? पेट्रोलियम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सही है। विंड एनर्जी, अच्छा हवा कब बंद होगी भाई? सोलर हो गई, विंड हो गई, बायोमास हो गई, ये नहीं। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज है जो जल्दी खत्म हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, E.O. विल्सन। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को E.O. विल्सन ने लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला भी क्वेश्चन, अभी मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था। ओजोन परत होती है कहां पे? पूरा एनवायरमेंट कवर है आज की इस पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों को बचाने से। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू सेविंग फॉरेस्ट, वनों को बचाने से संबंधित। अब क्वेश्चन सेट नंबर 2 यानी पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट से। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के कारण क्या है? कौन सी गैसेस हैं जो जिसकी वजह से ये आपका जो है एसिड रेन होती है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? गलत लिख गई नंबर, चलो कोई बात नहीं, नंबर गलत है, आप लोग अपने हिसाब से नंबर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी, SOx, NOx, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है? क्वेश्चन नंबर 22 लिख लो या 6 लिख लो, जो भी आप लोग आगे बढ़ते जाओ। कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है? करेक्ट आंसर क्योटो प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, साइलेंट स्प्रिंग शब्द किससे संबंधित है? साइलेंट स्प्रिंग शब्द किससे संबंधित है? न्यूक्लियर, एयर, पेस्टिसाइड, वाटर स्कैर्सिटी। सी, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, कीटनाशक प्रदूषण से। साइलेंट स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट या जैव अपघटनीय प्रदूषक है? कंफ्यूज मत हो, जो भी क्वेश्चन सामने दिख रहा है उसी को ही करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सही आंसर सी, सेवेज। कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है सेवेज। मीनामाता रोग किसके कारण होता है? मीनामाता रोग किसकी वजह से होता है? सही आंसर है सी, पारे के कारण। मरकरी की वजह से मीनामाता रोग होता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत, कहते हैं ना ज्यादा देर फ्रिज मत ओपन करो, ज्यादा देर एसी मत चलाओ, कहीं ना कहीं ओजोन लेयर डिप्लेशन करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भोपाल गैस त्रासदी इन्वॉल्व द लीकेज ऑफ, भोपाल गैस कांड हुआ था जो किसकी वजह से हुआ था?
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे हानिकारक यूवी विकिरण है? इस बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस बार जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये यहां से। कौन सी यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा हानिकारक है? करेक्ट आंसर है सी, यूवीसी। यूवीसी सबसे ज्यादा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर है सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में आती है? ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता है? अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन दिखाया था ना मैंने आपको। नागेश्वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आंसर करो जरा। अभी अभी रिसेंटली इसके बारे में बताया भी था। Which country emits the highest amount of carbon dioxide as per latest data? चाइना नंबर 1 पे, चाइना, फिर USA, फिर इंडिया। अगला क्वेश्चन अब एग्जाम में कर लोगे है ना। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक या इंडिकेटर कौन है इसमें से? दीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, फटाफट आंसर करते चलिए। इन्वायरमेंट की पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट है यूजीसी नेट आप लोगों के सामने, बस इसको पढ़ना है आपको। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ एयर पॉल्यूशन? सही आंसर है ए, लाइकेन। सबसे इफेक्ट अगर पड़ता है वायु प्रदूषक का, इसी पेड़ पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में EIA का क्या मतलब है? फुल फॉर्म ऑफ EIA। सही आंसर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑल द बेस्ट दीवा, बीएड एग्जाम भी आने वाला है बेटा, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कौन सा प्राथमिक या प्राइमरी पॉल्यूशन है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट। ये जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, आप सीटेट एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो, सेट एग्जाम दे रहे हो, सब में आएंगे, बीएड में भी आएगा। पढ़ते चलो। इनमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? सही आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस प्रदूषण से प्रभावित होता है? ताजमहल के बारे में सुना है, कोई गया भी होगा ताजमहल, देखा होगा पहले से अभी में बहुत सारा फर्क है वहां पे। तो कौन से पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वहां पे? इसका PDF शैली मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब ज्वाइन कर लो आप लोग। सी, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है इस समय ताजमहल पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष में हस्तांतरित हुआ था या साइन हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर बी 1987 वैश्विक तापमान का मुख्य कारण कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंसर देखिए, वैश्विक तापमान का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसेस। सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस। अगला क्वेश्चन, किस प्राकृतिक आपदा को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है? एग्जाम आने वाला है, टाइम रह नहीं गया है, जितना हो सके प्रैक्टिस हमारी को जरूरी है। हर एक यूनिट की हम लोग करते जा रहे हैं, तो यहां पर आज एनवायरनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है बी 5 जून। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी विंड यानी पवन ऊर्जा, जो नेचुरल हमें मिल रही है। विंड हमें नेचुरल मिल रही है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण की स्थिति की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? जिसको भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन के आंसर करते जाओ। ये मत सोचो कि आंसर गलत होगा या सही होगा। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जब आप अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे, तो दिमाग में आएगा अच्छा हाँ ये आंसर सही होना चाहिए था या हमने इसका सही आंसर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन रिपोर्ट जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन किससे है? एनवायरनमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? सोचो कितने डीप क्वेश्चन है ये, कितने डीपली क्वेश्चंस है। अगर ये तैयार कर लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सी आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A भारत में पर्यावरण कानूनों को लागू करने वाली संस्था का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर है बी सीपीसीबी। अगर फुल फॉर्म आ जाए तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पर्यावरण को कंट्रोल करने वाली, लागू करने वाली संस्था का नाम है सीपीसीबी। भारत में निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है?
सही आंसर सी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो वेस्टर्न घाट। रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, कौन प्रकाशित करता है रेड डेटा बुक? किसके लिए है ये? जो भी प्रजाति संकट में है ना, उनके लिए यहाँ पर जो है डेटा प्रकाशित किया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रजाति है जिनको संरक्षण की जरूरत है। सही आंसर सी IUCN। अगला क्वेश्चन, कचरा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? देखो, हम वेस्ट भी पढ़ रहे हैं, हम एनवायरनमेंट भी पढ़ रहे हैं, हर एक चीज कवर कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। कचरा प्रबंधन में कौन सा महत्वपूर्ण स्टेप है? तो सही आंसर है रिसाइकलिंग का, पुनः चक्रण, रिसाइकल करना, फिर से उसको दोबारा तरीके से इस्तेमाल करना। RRR इसी में ही आता है। इनमें से कौन सी एक संकटग्रस्त प्रजाति है? इंडेंजर्ड स्पेसीज, इनमें से कौन सी है? सही आंसर है सी टाइगर। तभी तो टाइगर रिजर्व खोले गए हैं। टाइगर रिजर्व खोले गए हैं किस लिए? इसीलिए उनको संरक्षण देने के लिए। और टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था इंडिया के द्वारा। अभी ऊपर लिस्ट दी है, याद कर लेना कौन से ईयर में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। लिख के ले लो, एग्जाम देकर आओगे और आप आके बताओगे कि मैम इस शीट से क्वेश्चंस आए हैं। पूरा कवर किया है मैंने, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से जितनी भी नए टॉपिक आ रहे हैं सब कवर किए। NGT, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। ऐसे ही मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि बताइए NGT कब आया था, एनवायरमेंट प्रोटोकॉल कब आया था, है ना, मैचिंग में आ जाती है। भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये पूरा जो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, ये पूरा PDF आप लोगों को मिलने वाला है। एयर से जुड़ा वाइल्ड लाइफ तो होगा नहीं, एनवायरमेंट एक्ट, वाटर एक्ट, वायु प्रदूषक तो एक्ट 1981, सी एयर प्रिवेंशन कंट्रोल, जो एयर अगर आपसे पूछा जाए पॉल्यूशन एक्ट 1981। इन सीटू संरक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? हाँ, वेबसाइट पर भी स्नेहा कर देंगे, डोंट वरी। इन सीटू जो कंजर्वेशन है उसका मेथड कौन है? इन सीटू का मतलब है कि हम उनको, जो जानवर हैं, जो हमारी प्रजातियां हैं जानवरों की, उनको हम नेचुरल तरीके से उनका संरक्षण करें। कि वो प्राकृतिक आवास में रहती हैं तो उनको प्राकृतिक आवास में ही उनको रखकर करें, वो होता है इन सीटू। एक्स सीटू क्या होता है कि उनको प्राकृतिक आवास से निकालकर एक आर्टिफिशियल तरीके से उनका कंजर्वेशन करना। तो इन सीटू, एक्स सीटू समझ लो। क्वेश्चन नंबर 50, सही आंसर है सी, जूलॉजिकल पार्क। अब भाई जूलॉजिकल पार्क, मान लीजिए आप जू जाते हो, वहां पे पिंजरे लगे हैं, उनको इन सीटू नहीं कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? एक्स सीटू करेंगे। एक्स, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सबको नेचुरल तरीके से वहां पर पर्यावरण संरक्षण दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे क्या कहेंगे? इन सीटू। और जो इन सीटू नहीं है वो है आपका जू, चिड़ियाघर। इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल है? इन सीटू, एक्स सीटू, जहां पर आए समझ जाना।
इनमें से कौन सा एक रामसर साइट है? विच ऑफ दिस इज अ रामसर साइट्स इन इंडिया? सही आंसर है डी, लोकटक झील एंड वेम्बनाड झील। बोथ ए एंड सी, लोकटक लेक और वेम्बनाड लेक, ये दोनों ही रामसर साइट्स है। पूछा जा सकता है इस समय इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 को किस शहर में हुआ था? नाइनटीन 92 में जो पहला अर्थ समिट हुआ था, कहां हुआ था? रियो डे जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन, कार्बन फुटप्रिंट शब्द किससे संबंधित रखता है या क्या मतलब है कार्बन फुटप्रिंट का? कार्बन फुटप्रिंट इस समय पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कार्बन फुटप्रिंट CO2 emission by individual or organization, CO2 emission by individual or organization। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? नाइनटीन 72, 1980, 1986, 1991। ऑप्शन नंबर ए 1972। जहां पर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आ जाए, जहां पर भी वाइल्ड लाइफ आ जाए तो 1972 आपको सीधा सीधा इसका आंसर करना है। मैचिंग में आते जनरली ऐसे क्वेश्चंस। वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का उपयोग होता है? देखो क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, जरूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर टफ हो, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर को डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म। सही आंसर है अर्थवर्म, केचुए। क्या होगा सही आंसर? केचुए। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का जैव संकेतक है? बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर आपने देखा लाइकेन था, अब आपको पूछा है वाटर पॉल्यूशन का कौन सा इंडिकेटर है। कैसे पता चलेगा कि वहां पर वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है? सही आंसर है ए, शैवाल की वजह से, अलगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएनईपी इस बार पूछा गया क्वेश्चन जनवरी 2025 में कहां पर स्थित है? वेरी गुड प्रेमलता, आंसर कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूएनईपी का फुल फॉर्म भी बताएंगे जरा। यूएनईपी का फुल फॉर्म, कहां पे है यूएनईपी का मुख्यालय? नैरोबी में। कहां है? नैरोबी में है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? वेरी गुड एस ठाकुर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी गुड। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? आपने कहा है बी, यमुना। भाई बिल्कुल सही जा रही है आप लोग, यमुना नदी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन विच रिपोर्ट? सतत विकास शब्द को किस रिपोर्ट में लोकप्रिय बनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार। ठीक है, आंसर करते चलो, सब लोग आंसर करते चलो। अगर ये पढ़ लिया समझ लो एग्जाम में एनवायरनमेंट की टेंशन ही नहीं लेनी। अभी ये पीडीएफ मैं वेबसाइट पर भी शेयर करूंगी, टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। बस करना कुछ नहीं है, इसको 10 मिनट के लिए पढ़ लेना। एग्जाम आने वाला हो उसके 2 दिन पहले पढ़ लेना। तो सतत विकास के लिए ब्रटलैंड रिपोर्ट याद रखना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस रिपोर्ट में पॉपुलराइज हुआ था? तो डेट इज ब्रटलैंड रिपोर्ट।
द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर फ्रॉम फर्टिलाइजर रन ऑफ इज, उर्वरकों के बहाव से जल का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60। द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर फ्रॉम फर्टिलाइजर रन ऑफ इज नाइट्रेट्स। उर्वरकों के बहाव से जल का प्रमुख प्रदूषक नाइट्रेट्स। अब क्वेश्चन है एनवायरमेंट इशू, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन से रिलेटेड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? हर एक टॉपिक से अलग अलग सेक्शन बना के क्वेश्चंस हैं, यानी जैसे हम कहते हैं ना यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? फटाफट आंसर देते। समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सी, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एटलीस्ट आपकी एक यूनिट तो 100% कवर हो गई है। एक यूनिट ऐसी है जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, फिर वो चाहे स्टेटमेंट में हो, क्रोनोलॉजी में हो या मैचिंग में हो। बस इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपने। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? ये अम्ल वर्षा, पीएच वैल्यू, यहां से क्वेश्चन आ ही रहे हैं कंटिन्यू। सही आंसर है बोथ बी एंड सी, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सारी यूनिट्स ऐसे ही एक एक कंप्लीट करा दे। चलो ठीक है, अब भाई कह रहे हो तो करवानी ही पड़ेगी। तैयार रहो, बस लाइक शेयर करते रहो। बगल में देखो इतने सारे इमोजीज शेयर करने के लिए हैं। काहे के लिए? शेयर करते रहो, जिससे कि ये लगे कि भाई क्लास में भाई मजा आ रहा है सबको। हमें भी तो चाहिए मोटिवेशन। आपको तो मोटिवेशन मिल जाएगा भाई, इतनी अच्छी चीज मिल रही है। सोचो जरा, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट वाले नहीं प्रोवाइड करते ऐसी पीडीएफ। उनको भी पता है कि चलो ठीक है बच्चे दोबारा लौट के आएंगे। अपने को ये नहीं है भाई, अपने को ये है कि आगे तरक्की करो। जब आगे बन जाओगे कुछ तो आपको याद आएगा कि नहीं भाई कैसा प्लेटफॉर्म भी था जहां पर हमको सही चीज मिली। सही आंसर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मोटिवेट करो भाई हमको भी, लाइक शेयर करते रहो। विच पॉल्यूटेंट इज मेनली इमिटेड बाई व्हीकल्स, यानी कि वाहनों से मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक निकलता है? जब ये देखो, ये देखिए अब कलरफुल हुई ना कमेंट सेक्शन। यही जो आप लोग कलरफुल करते हो ना, यही मजेदार लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है कि एनर्जी आ रही है, लाइट्स जल रही हैं, मोटिवेशनल लाइट्स जल रही हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देख करके। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने। वाहनों से अगर हम व्हीकल चला रहे हैं कौन सा प्रदूषक निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? सीएफसी ऐसे ही कलरफुल इमोजीज बनाते रहो। अगला क्वेश्चन, सारी की सारी वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम सबकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है। हमारे यूट्यूब के होम सेक्शन पे चले जाओगे वहां पर भी है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूट्रोफिकेशन क्या है?
यूट्रोफिकेशन क्या है? जब पोषक तत्वों की भरमार हो, जहां पर ढेर सारे पोषक तत्व हो, इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिशंस इन आवर वाटर बॉडीज। बी ऑप्शन। ओजोन परत की क्षति का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? किसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है? वेबसाइट की लिंक बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लो जरा। अभी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूं, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, बीच में रह जाएगा काम। द मेजर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज, टेलीग्राम की लिंक चैट सेक्शन पे है, वहां ज्वाइन कर लो। अभी थोड़ी देर में मैं वेबसाइट की लिंक भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। सही आंसर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है CFC। मिनामाता रोग किस जहरीले तत्व के कारण होता है? कहां पे हुआ था ये मिनामाता रोग? ये जो मिनामाता रोग है, आपको पता है एक देश में फैल गया था। कहां पे था? कौन से देश में फैला था, बता सकते हैं? किसकी वजह से हुआ था? मरकरी की वजह से हुआ था। कौन से देश में हुआ था, बता सकते हैं? कौन सी कंट्री में हुआ था? जापान। परमाणु विस्फोटों में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? अभी कह रहे थे भैया वो बम गिरा दो तुरंत वो पाकिस्तान पे। भाई साहब ये तो देख लो, कंट्री की बात हो रही है। पहले तो केवल बंदूकी चलती थी, आज के टाइम पे तो कब कौन न्यूक्लियर जो है परमाणु अटैक कर दे यही नहीं पता है ना। तो परमाणु बहुत ही खतरनाक चीज भी है, अच्छी चीज भी है और खतरनाक भी चीज है। किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो रेडिएशन पॉल्यूशन होता है यहां पे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी है? अगर हमें ध्वनि को मापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? थैंक्स विनय फॉर सब्सक्राइबिंग। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइस पॉल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई, सही आंसर है C, डेसिबल। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस शामिल थी? अभी बताया भी था। भोपाल गैस कांड हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? बिल्कुल सही जा रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? जय हिंद भारती, थैंक यू मुक्ता। पूरी चीज कवर है, मतलब एक सोचो पर्यावरण एनवायरनमेंट से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सारी की सारी चीजें, फिर वो चाहे नोट्स में हो चाहे MCQs में हो। सही आंसर है C, पेपर यानी कि कागज। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है पेपर, C, पेपर। समुद्री प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? किसकी वजह से समुद्र में प्रदूषण होता है? थैंक यू सोनम। बताओ भाई, किसकी वजह से समुद्र में प्रदूषण होता है? सोशल जर्नी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल, डोमेस्टिक वेस्ट, थर्मल पॉल्यूशन। समुद्री प्रदूषण में ऑयल स्पिल होने की वजह से, तेल रिसाव होने की वजह से प्रदूषण होता है। इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सी है? ऐसी कौन सी एनर्जी है वो साफ सुथरी है जिसको हम कहेंगे? डीजल, पेट्रोल, कोयला, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी मानी जाती है। ओजोन छिद्र मुख्यतः किस क्षेत्र में देखा जाता है? ओजोन होल इज मेनली ऑब्जर्व ओवर। अब ओजोन होल की बात करिए भाई साहब, आर्कटिक, अमेजॉन, अंटार्कटिका, सहारा।
सही आंसर है सी, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन, फोटोकेमिकल धुंध का मुख्य घटक कौन सा है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ फोटोकेमिकल स्मॉग? सही आंसर सी, ओजोन। What is the main component of photochemical smog? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। इनमें से कौन सा एक अक्षय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कौन है? कोयला यानी कि कोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल लॉ। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य। फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है? बस अब 10-15 क्वेश्चन ही रह गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भविष्य की आवश्यकताओं को खतरे में डाले बिना विकास करना। डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 82। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, जैव विविधता। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? क्वेश्चन नंबर 83। सुंदर बहुगुणा का नाम जुड़ा है चिपको आंदोलन से, और चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पेड़ों को बचाने से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? स्पीड सही चल रही है बिल्कुल आप लोगों की, बहुत सही स्पीड चल रही है, ऐसे ही एग्जाम में स्पीड रहनी चाहिए हमारी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही आंसर बी, ग्लोबल वार्मिंग से। कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन इमिशन बाय एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, व्यक्ति या गतिविधि द्वारा कार्बन उत्सर्जन। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली सही आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सी, सदाबहार वन। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? सदाबहार वन के लिए। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? सही आंसर है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड आर्द्र भूमि, या जिसको हम दलदली भूमि कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 88। कार्बन फुटप्रिंट हमने देख लिया, कार्बन ट्रेडिंग की बात करी गई है। सही आंसर है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन में कमी से जुड़ा है। कार्बन ट्रेडिंग, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है?
सही आंसर विंड एनर्जी। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि कभी खत्म नहीं हो सकती विंड एनर्जी। रेड डेटा बुक में किसकी जानकारी होती है? रेड डेटा बुक जो IUCN के द्वारा जारी की जाती है, 90 क्वेश्चन। रेड डेटा बुक में किसके बारे में है? जनरली सोचो, एक यूनिट से जनरली आप कहीं पर भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, आपको ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैराथन क्लास होगी तो बहुत ज्यादा 50 क्वेश्चन, 4 घंटे की मैराथन क्लास होगी और उस 4 घंटे में मुश्किल से 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। यहां पर कितने क्वेश्चंस हैं? है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ो नहीं इनको। सही आंसर बी, इंडेंजर्ड स्पेसीज। रेड डेटा बुक जो IUCN की तरफ से आती है, संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून कौन सा है? थैंक यू विशाल, सोनम। ठीक है ना, बस ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, लाइक करते रहो भाई, कुछ ना कुछ इमोजी भेजते रहो, लगना चाहिए आंखों में चमक आ रही है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रतीक ने और निवेदिता ने क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है बेटा, 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 बिल्कुल सही। ग्रीन इकोनॉमी किसको कहते हैं? किस पर बल देती है ग्रीन इकोनॉमी? दीपशिका, भाई डरा दिया तुम्हारी इमोजी ने तो। ग्रीन इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है? वाह क्या बात है, अब इमोजी आ रही है सुंदर सुंदर सी। ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? सही आंसर सी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ, पर्यावरण अनुकूल सतत विकास पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री? जैव विविधता से भरपूर जो देश है वो कौन सा है? मतलब अलग अलग प्रजाति है, जैव यानी जीव, विविधता यानी अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं वहां पे। सही आंसर इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है जहां पे अलग अलग वैरायटी है जानवरों की। ग्रीन हाउस गैस करती क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या करती है भाई? एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्रिएशन या ओशियन सैलिनिटी? पाठक जी लेट हो गई आज थोड़ा। एक ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक उत्पादक है? इकोसिस्टम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव, डेजर्ट, ओशियन, एस्टुअरी या ग्रासलैंड? क्वेश्चन नंबर 95। क्या बात है सोनम, प्रेमलता मूड में आ गए पूरे हैं, क्या बात है। ऐसे इमोजी भेजते रहो, एक्टिव रहो, लगना चाहिए, खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। मुहाना, एस्टुरी, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादक। भारत में वायु गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? कि हमारी एयर पोल्यूशन या एयर से रिलेटेड जो हमारी गुणवत्ता है वो कैसी है, एयर क्वालिटी चेक कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी। सीपीसीबी करता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन। स्वामी पूजा, वेरी गुड। मीना लगे रहो भाई, आंसर करते चलो, मजे की इमोजी डालो कि एकदम देख करके हरा भरा लगे, बिल्कुल क्लास लगना चाहिए। दीपशिका चलो एग्जाम में भी ऐसे ही होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है, कहीं एग्जाम में टेंशन लेनी नहीं है। एनजीटी 2010, सी 2010, वनों की कटाई का कौन सा प्रभाव पड़ता है? अगर हम वनों की कटाई कर दें तो क्या होगा? ऐसी भयंकर गर्मी होगी जैसे इस समय चल रही है। वनों की कटाई का नतीजा ही है ये कि जो इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई है, अदरवाइज पहले थोड़ी ना इतना होता था। तो क्या होगा? 98 सही आंसर है सॉइल इरोजन।
सॉइल इरोजन होता है, मृदा भूमि अपरंदन जिसको हम कहते हैं, वनों की कटाई का प्रभाव। कृषि से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? सरिता, डर गए भाई, क्या बात है। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए पढ़ाई, इतनी सारी चीजें सोचो एक पीडीएफ में है, बस आपको उठा के एक बार पढ़ना ही है इसको, टेंशन ही खत्म एनवायरनमेंट की। कृषि से निकलने वाला प्रदूषक पेस्टिसाइड, कृषि में क्या डलता है भाई? पेस्टिसाइड डलता है, तो कीटनाशक। सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा पर्यावरण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 100। राधा, कोई काम नहीं छोड़ती आधा। चलो, वन ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू द एनवायरमेंट इज, एनवायरमेंट से संबंधित कौन सा है? सी, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज और पूछी जाती है, जैसे कि यहां पर कि मान लीजिए कि एक जेट है, जेट विमान है, वो टेक ऑफ करता है, वो कितना उसकी जो है डेसिबल, कितनी उसकी आवाज की क्षमता है? तो 145 डीबी। हाउस में कितनी होनी चाहिए डीबी? 45 डीबी डेसिमल। तो यहां से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कैटेगरी ऑफ एरिया, लिमिट्स ऑफ द डे टाइम, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो डे में 75 डेसिमल से ज्यादा और नाइट में 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या नहीं होनी चाहिए? वॉइस, ध्वनि प्रदूषण का है ये। ठीक है, तो अब ये पीडीएफ शेयर होने वाली है कहां पे भाई? शेयर होने वाली है आपकी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के चैट सेक्शन पे मैंने पिन किया हुआ है। अब आप लोगों ने इस पीडीएफ को पढ़ लेना है, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।